हेलो स्टूडेंट, लॉजिक क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बीएससी फर्स्ट ईयर यूनिट नंबर 3 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत आने वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, और वो है, उसका नाम है बंद कोटि। ठीक है, आज हम लोग बंद कोटि के बारे में समझने वाले हैं। इसके पिछली वीडियो में मैं आप लोगों को आणविक कक्षक सिद्धांत पढ़ा दिया था। उसके आधार पर हम लोग क्या कर रहे थे, आणविक कक्षक ऊर्जा स्तर आरेख बना रहे थे। उसी के अंदर आपको एक छोटा सा टॉपिक पढ़ना पड़ता है जिसका नाम है बंद कोटि। ठीक है, साथ में इसमें आपको बंद शक्ति के बारे में भी थोड़ी बहुत नॉलेज देने वाला हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो का अच्छे तरीके से ध्यान दीजिएगा और चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्लास। ठीक है, तो चलते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि बंद कोटि हम लोग निकालते हैं अणुओं के लिए। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि बंद कोटि हम लोग ज्ञात करते हैं अणुओं के लिए। ठीक है, तो मैं किसी अणु का एग्जांपल नहीं लूंगा, लेकिन आपको एक फार्मूला बता देता हूँ बंद कोटि क्या होती है। ठीक है, तो सॉरी, एक एग्जांपल लेकर के मैं आपको समझा देता हूँ कि बंद कोटि क्या होती है। जैसे इसके पिछले लेक्चर में मैं आप लोगों को ये बताया था कि H2O अणु के लिए हम लोगों ने आणविक कक्षक ऊर्जा स्तर आरेख बनाया था। H2 अणु के लिए आणविक कक्षक ऊर्जा स्तर आरेख मैंने बताया हुआ था। ठीक है, तो ये आरेख को मैं आप वापस बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, ये बना ऐसा था कि हम लोगों ने क्या किया था, पहले हाइड्रोजन का 1s कक्षक लिया था और इधर दूसरे हाइड्रोजन का क्या लिए थे, हम लोगों ने 1s कक्षक लिए थे। दूसरा हाइड्रोजन का कक्षक 1s कक्षक, इसमें एक इलेक्ट्रॉन आते हैं, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो गया इलेक्ट्रॉन। जब दोनों का क्या होता है, आपस में संयोग होता है। तो संयोग होने के बाद दो नए अणु कक्षक का निर्माण होता है। ठीक है, जिनको क्रमशः हम लोग क्या बोलते हैं भैया, प्रतिबंधी आणविक कक्षक अधिक ऊर्जा वाले को, और निम्न ऊर्जा वाले को हम लोग बोलते हैं आबंधी अणु कक्षक बोलते हैं। ठीक है, आबंधी आणविक कक्षक इसको बोलते हैं। इस प्रकार से क्या होता है, बनता है। और फिर हम लोग क्या करते हैं, इसमें ऐसा ऊर्जा करके तीर लगा करके ऊर्जा की दिशा दिखाते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ऊर्जा जो है नीचे से ऊपर जाने पर बढ़ती है। ठीक है, ऐसा करके हम लोग क्या करते हैं इसके बाद। ठीक है, आपको मैं नाम बता देता हूँ। ये दोनों जो थे वो परमाणु कक्षक थे, परमाणु के कक्षक, परमाणु कक्षक। ये भी क्या है, परमाणु कक्षक है। ठीक, और ये जो बीच में बन रहा है ये क्या है, अणु कक्षक है, अणु कक्षक। ठीक है, मैंने ऑलरेडी इनका नाम बता दिया था। इसका नाम है आबंधी अणु कक्षक, इसका नाम है प्रतिबंधी अणु कक्षक। ठीक है, इसको शॉर्टकट में मैं आपको बता देता हूँ। इसको हम लोग बोलेंगे BMO, इसको बोलेंगे ABMO। ठीक है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटर, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटर। ठीक है, चूंकि 1s कक्षक से बन रहे हैं और 1s कक्षक के संयोजन से सिग्मा बंध का निर्माण होता है, इसलिए इस कक्षक का नाम और दे सकते हैं सिग्मा 1s। इस कक्षक का नाम देने वाला हूँ सिग्मा स्टार 1s। ठीक है, ऐसे करके नाम देंगे। ठीक है, अब लोग क्या करते हैं, अब अबाव सिद्धांत, हुन का अधिकतम बहुलता का नियम, पाउली का अपवर्जन सिद्धांत लगा करके हम लोगों को इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को अणु कक्षकों में भरनी रहती है। ठीक है, और ये जो अणु कक्षक है वो पक्का जाहिर सी बात है अणु के लिए होगा, तो यहाँ पे H2 अणु का निर्माण हो जाता है, ऐसे आपको पता चलने वाली है। ठीक है, तो H2 अणु के अणु कक्षक में इस प्रकार से आप 2 इलेक्ट्रॉन को इस प्रकार से आप भर सकते हो। ठीक है, ये वाला कक्षक खाली रह गया। तो ऐसे करके जो आप बनाते हो इसको बोलते हैं H2 अणु की आणविक कक्षक ऊर्जा स्तर आरेख। अब इस ऊर्जा स्तर आरेख को देख करके आपको बहुत सारी बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे कि सबसे पहले मैं आपको जो टॉपिक है बंद कोटि वो बता देता हूँ। बंद कोटि हम लोग कैसे गणना करते हैं, ताकि मैं इससे परिभाषा भी बता सकूँ बंद कोटि। ठीक है, तो बंद कोटि का जो सूत्र होता है वो होता है, ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़ा जगह देख लेता हूँ एडजस्ट करके। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ता है BMO में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। क्या बोला, BMO में उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ BMO यानी बंधी आणविक कक्षक में उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉन, ये चाहिए आपको। ठीक है, फिर माइनस करना है आप लोगों को ABMO में उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉन। तो ABMO में उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉन आपको चाहिए। इनकी संख्या को क्या कर देना है, घटाना है, फिर आधा कर देना है। तो इसी को बोलते हैं बंद कोटि। बंद कोटि को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, बंद क्रम भी बोलते हैं। बंद क्रम अंग्रेजी में इसको हम लोग बोलते हैं बॉन्ड ऑर्डर, और शॉर्टकट में मैं इसको रिपीट करूंगा BO से। ठीक है, इस प्रकार से। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या के लिए N यूज कर रहा हूँ, चूंकि BMO में है इसलिए मैं लिखता हूँ BMO में इलेक्ट्रॉन की संख्या माइनस ABMO में इलेक्ट्रॉन की संख्या, और बट्टे में लिखना है आपको 2, इस प्रकार से। ठीक है, तो ये अंग्रेजी फार्मूला भी लिख दिया। अब इसे आप आइडिया लगा सकते हो कि भैया बंद कोटि की परिभाषा क्या बननी चाहिए। तो बंद कोटि आप किसी कहोगे अणु की बंद कोटि, तो बोल सकते हो किसी अणु में उसकी
बंधी आणविक कक्षक में उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या तथा उसके प्रतिबंधी आणविक कक्षक में उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या के अंतर के आधे को उस अणु की बंध कोटि या फिर बंध क्रम कहते हैं। ऐसा करके आप बोल सकते हो। इस प्रकार का सूत्र भी बता दिया आप लोगों को। अब मैं आपको बंध कोटि निकाल के दिखाता भी हूँ इसके लिए। तो हम लोग चलो H2 अणु के निकालते हैं। H2 अणु के लिए बंध कोटि हम लोग निकालते हैं, BO निकालते हैं, BO। ठीक है, तो हमको देखना पड़ेगा पहले BO में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या, क्योंकि यहाँ पे 2 है तो 2 लिख दिया, माइनस ABO में आपके पास उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या बिल्कुल नहीं है तो 0 लिख देते हैं, और बटे में 2 लिख देते हैं। ठीक है, इस प्रकार से BO का जो वैल्यू निकला और 2/2 यानी कि इसको कटाओगे तो आपके पास जो BO की वैल्यू निकलेगा वो क्या निकलेगा 1। अतः बंध क्रम का मान क्या निकला 1 निकला। इसका मतलब ये हुआ कि इसका मतलब मैं बता देता हूँ। इसका मतलब होता है, इसका मीनिंग जो होता है ये होता है कि हाइड्रोजन के परमाणुओं के बीच में एक एकल बंध क्या है उपस्थित है, जो कि सहसुजी बंध होता है। ऐसे अर्थात इसके बीच में बंध है, यानी ये अणु जो है वो बन सकता है, यानी अस्तित्व रखता है। ठीक है, इस प्रकार से आप बता सकते हो। ठीक है, अब मैं आपको एक छोटा सा और नॉलेज बता देता हूँ, जैसे इधर बताता हूँ आपको। ठीक है, जैसे मान लो मैंने एकल बंध वाला एग्जाम्पल लिया, D1 वाला एग्जाम्पल लिया, और मैं एक 3 वाला एग्जाम्पल ले रहा हूँ। ठीक है, इन अणुओं के बारे में बाद में बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है, यहाँ पे बता सकता हूँ कि यहाँ पे इसको देख करके आप बता सकते हो कि जब बंध कोटि आएगी, बंध कोटि हाइड्रोजन अणु के लिए वो 1 है, जैसे आपने भी निकाला। ठीक है, वैसे ही इसके लिए अगर ऑक्सीजन के लिए निकालें बंध कोटि का वैल्यू तो क्या निकलेगा 2 निकलेगा। इसकी बंध कोटि कितनी निकलेगी 3 निकलेगी। इसका मतलब है, समझ सकते हो कि बंध कोटि जो है क्या होता है, बंधों की संख्या को निरूपित करती है। ठीक है, ये बोल सकते हैं। और एक नॉलेज बता देता हूँ, जिसमें ज़्यादा बंध होते हैं वो बंध बहुत ही मजबूत होता है, उसको तोड़ने में ज़्यादा बंध ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। अतः आप बोल सकते हो जिसकी बंध कोटि ज़्यादा होगी उसकी बंध की संख्या ज़्यादा होगी, बंध की संख्या ज़्यादा होगी तो उसको तोड़ने के लिए बंध ऊर्जा ज़्यादा लगेगी, अतः वह ज़्यादा स्थायी होता है, ऐसे बोल सकते हैं, और कम क्रियाशील होता है। इसमें अगर मैं बोलूँ कि नाइट्रोजन जो है उसकी बंध कोटि ज़्यादा है, ठीक है, उसकी बंध कोटि ज़्यादा होगी तो उसकी बंध बहुत मजबूत होगा। ठीक है, उसके बाद इसे बंध मजबूत होगा तो बोल सकते हैं बंध वियोजन ऊर्जा या बंध ऊर्जा इसमें ज़्यादा लगेगी, ये बोल सकते हो। ये बोल सकते हैं कि ये जो अणु है वो ज़्यादा स्थायी है, इसलिए आप बता पा रहे कि ये स्थायी है कि नहीं अणुओं से। तो तीनों अणुओं में नाइट्रोजन ज़्यादा स्थायी है, लेकिन क्रियाशीलता स्थायी का उल्टा होता है। तो ये N2 अणु की क्रियाशीलता क्या है, इन दोनों अणुओं से कम होती है। तो आप इससे आप अणु की स्थायित्व कभी पता लगा सकते हो। ठीक है, जो कि एक प्रकार से देखा जाए तो आणविक कक्षक सिद्धांत वॉशेपर सिद्धांत की क्या थी, कमी थी। लास्ट टाइम में मैंने आपको वॉशेपर सिद्धांत बताया था, उसकी कमी मैंने आपको बताया था कि वह जो है वो उसके चुंबकीय गुण का पता नहीं लगा सकती, नहीं बता सकता, साथ ही साथ उसके स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर सकता। तो मैं आपको थोड़ा बहुत चुंबकीय गुण के बारे में भी इसी टॉपिक में बता देता हूँ आप लोगों को, चुंबकीय गुण के बारे में। तो मैं इतने को हटा रहा हूँ, बंध कोटि को मैंने परिभाषा आपको बता दिया है। तो जैसे कि चुंबकीय गुण की जैसी बात आती है, चुंबकीय गुण अणु के चुंबकीय गुण के, तो 2 बातें आपको ध्यान रखनी है, एक अणु चुंबकीय और एक प्रति चुंबकीय। ठीक है, अणु चुंबकीय पहचानने का तरीका ये है कि आपको अणु में देखना है कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है क्या। अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अगर है तो उसे हम लोग अणु चुंबकीय बोलेंगे। इसका मतलब ये हुआ, इसका अर्थ ये हुआ कि वह जो है चुंबक के प्रति आकर्षित होगा, चुंबक के पास ले जाओगे तो आकर्षित होगा, चुंबक के प्रति आकर्षित होगा, दुर्बल रूप से आकर्षित होगा, ऐसे बोला जाता है। ये भी बात याद रखना। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, और प्रति चुंबक इसका उल्टा है, यानी कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन न हो, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन न हो। ठीक है, यानी कि युग्मित इलेक्ट्रॉन हो भी बोल सकते हो, युग्मित इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जब नहीं भी होंगे तो भी चल जाएगा, लेकिन आपको अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं मिलने चाहिए। तो इसको मतलब क्या बोलेंगे, प्रतिचुंबकीय बोलेंगे। प्रतिचुंबकीय का मतलब होता है प्रतिकर्षित, यानी कि आपके पास क्या रहना कि प्रतिकर्षित होने के गुण होना चाहिए चुंबक के पास ले जाके जाओगे तो। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, चुंबकीय गुण का पता लगा सकते हो। क्योंकि इस H2 अणु में कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है तो आपका जो हाइड्रोजन अणु है वो प्रतिचुंबकीय प्रकृति का होता है। ठीक है, एक बात और। ठीक है, एक बार आपको और बता देता हूँ कि हम लोग निकालते हैं चुंबकीय आघूर्ण। मैं आपको चुंबकीय आघूर्ण के बारे में बता देता हूँ। चुंबकीय आघूर्ण जो है वो चुंबकीय गुण का पता लगाने का एक क्या होता है, गणितीय सूत्र होता है, जिसको हम लोग म्यू एम से निरूपित करते हैं। इसको बोलते हैं मैग्नेटिक मोमेंट पढ़ते हैं इसको। ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट। इसका जो सूत्र होता है वो होता है n+2, ठीक है, bm का मतलब होता है बोर मैग्नेट्रॉन, इसका मात्रक है ये। ठीक है, जहाँ पे n जो है वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। आपको अयुग्मित इलेक्ट्रॉन को वहाँ पे रखना है। चूंकि इसमें कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, n की वैल्यू 0 रख सकता हूँ। तो यहाँ पे रख भी देता हूँ H2 अणु के लिए 0, और यहाँ पे 0 +
2 हो गया। तो इस प्रकार से आपको जो आंसर मिलेगा वो 0 मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि जो अणु प्रतिचुंबकीय होगा उसका चुंबकीय आघूर्ण 0 आएगा, और जो अणु चुंबकीय होगा उसके चुंबकीय आघूर्ण 0 नहीं आएगा। याद रखना, अणु चुंबकीय कंडीशन में चुंबकीय आघूर्ण का मान 0 नहीं आएगा, एक प्रतिचुंबकीय कंडीशन में चुंबकीय आघूर्ण का मान जो है वो 0 आएगा। ये हमेशा तय है। ठीक है, अब एक और लास्ट बात बता देता हूँ। इस अणु की आप एक चीज़ और लिख सकते हो जिसको हम लोग बोलते हैं भैया, इसकी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं। इस अणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। इस अणु का, अभी तक आप परमाणु को इलेक्ट्रॉनिक लिखते थे, जितना भी अबाव सिद्धांत बना हुआ है वो सब परमाणुओं के लिए बना हुआ है। अणुओं के लिए अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है तो आपको इस ऊर्जा स्तर आरेख को देख के लिख सकते हो, क्योंकि ये बीच वाला जो है अणु के लिए है और इसमें सिग्मा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है, तब लिख सकते हो सिग्मा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है वो, कॉमा सिग्मा स्टार 1s में इलेक्ट्रॉन नहीं है तो 0s। इस प्रकार से आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये मैंने इधर बहुत सारी बातें आपको बता दी है। ठीक है, तो इनको अच्छे से जा करके और समझ लीजिएगा और भी वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिएगा। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम लोग कई अणुओं की ऊर्जा स्तर आरेख को बनाएंगे सिलेबस के हिसाब से। फिर मैं आपको उसमें अणु चुंबकीय प्रतिचुंबकीय गुण बता दूंगा, साथ में उसकी बंद कोटि की गणना भी कर लेंगे। बंद कोटि के बारे में मैं एक और बात बता देता हूँ। आपको यहाँ पे पता चला होगा कि बंद कोटि जो है वो धनात्मक मान होती है, धनात्मक पूर्णांक मान होती है, 1 2 3 4 गिनती की संख्या हो सकती है, 0 भी हो सकता है। ठीक है, ये भी आपको दिखा बता दूंगा आप लोगों को। ठीक है, और साथ ही साथ याद रखना कि भिन्नात्मक या दशमलव भी होती है। बंद कोटि जो है भिन्नात्मक या दशमलव भी निकल के आने वाली है, वो आगे जाकर के आपको एक टाइम पे पता चल जाएगा, लेकिन आपको बंद कोटि के बारे में इतना नॉलेज तो होना चाहिए। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो का इंतजार कीजिए। धन्यवाद।